आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सिस्टम कॉल्स क्या होती हैं, प्रोसेस मैनेजमेंट क्या होती है, अलग अलग प्रोसेस की स्टेट कौन सी होती हैं, सीपीयू शेड्यूलर कौन से होते हैं और वो किस तरीके से काम करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंप्यूटर गुरु हब। मैं हूं सुमित कुमार नागर। आज जो टॉपिक हम करने जा रहे हैं वो है ऑपरेटिंग सिस्टम की जो स्पेशल क्लासेस हम ले रहे हैं, जिसमें मैं टीजीटी और पीजीटी कंप्यूटर साइंस की प्रिपरेशन कर रहा हूं, उसका सेकंड लेक्चर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सिस्टम कॉल्स क्या होती हैं, प्रोसेस मैनेजमेंट क्या होती है, अलग अलग प्रोसेस की स्टेट कौन सी होती हैं, सीपीयू शेड्यूलर कौन से होते हैं और वो किस तरीके से काम करते हैं। तो चलिए करते हैं शुरुआत और जानते हैं सबसे पहले सिस्टम कॉल्स के बारे में। सिस्टम कॉल क्या होती हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में? सिस्टम कॉल क्या है? कल की क्लास में हमने पढ़ा था कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो होता है इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड कंप्यूटर हार्डवेयर। इंटरफेस का मतलब क्या था? यूजर जिस तरीके से इंटरेक्ट करेगा कंप्यूटर हार्डवेयर के साथ वो सारा करवाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम। बट ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो यूज़र की एप्लीकेशन, यूज़र के प्रोग्राम और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में कैसे काम करेगा वो काम कराता है सिस्टम कॉल। तो सिस्टम कॉल क्या करवाता है? प्रोवाइड इंटरफेस बिटवीन अ प्रोसेस एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके अंदर क्या होते हैं, जो अलग से मेथड बने होते हैं जिनका काम क्या होता है? रिक्वेस्ट करना एक सर्विसेज कर्नल के थ्रू जो ओएस को चाहिए होती हैं। तो उसके अंदर क्या हो जाएगा? सिस्टम कॉल ऑफर सर्विसेज ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम टू द यूजर वाया एपीआई। यानी कि आप मान लो अगर यूजर कोई ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विस काम करनी है और वो किसी प्रोग्राम के थ्रू करनी है, तो उसके लिए उसको क्या चाहिए होता है? उसके लिए उसको सिस्टम कॉल चाहिए होती है। तो सिस्टम कॉल की अगर मैं डायग्राम के अगर बात करूं तो इस तरीके से जो होती है वो सिस्टम कॉल होती है। कल हमने पढ़ा था यूज़र प्रोग्राम होता है, यूज़र इंटरफेस होता है, फिर नीचे हमारा हार्डवेयर आ गया था और बीच में सारा जो था ये इस वाली चीज़ को, इसको हमने ऑपरेटिंग सिस्टम कहा था। ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ही क्या होती है? हमारी सिस्टम कॉल होती हैं जिसका काम क्या होगा? प्रोग्राम को कंट्रोल करना, इनपुट आउटपुट को कंट्रोल करना, फाइल सिस्टम, ये सारी चीज़ों के बारे में कंट्रोल करना, और ये सारी चीज़ें हम आगे अभी करेंगे। तो उसके बाद जब बारी आती है वो ये आती है कि सिस्टम कॉल काम कैसे करता है। सिस्टम कॉल क्या होता है? बेसिकली एक फंक्शन होता है। फंक्शन का मतलब क्या होता है? जैसे ही यूज़र का कोई भी प्रोसेस चल रहा होता है और उसके बीच में अगर उसको कोई काम करना है, प्रोग्राम इनपुट आउटपुट से रिलेटेड कोई काम करना है या कोई अलग से इंटरप्ट करनी है या कोई फाइल खोलनी है या बंद करनी है, तो उन सारी चीज़ों में क्या होता है? जैसे सारा जो काम है वो एकदम से बंद हो जाता है। उसका अगर मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल करके बताऊं, अगर जैसे मान लो हम कोई अभी मैं ये सारा काम कर रहा हूँ, मेरा एक प्रोसेस जो है चल रहा है, और जैसे ही मैं कंट्रोल ओ कर देता हूँ तो कंट्रोल ओ में क्या आ जाएगा? जैसे ही मैंने यहाँ पर क्या किया, एक सिस्टम कॉल कर दिया है जिसके अंदर उसने क्या कहा है, गाइड किया है कि आप जो है एक नई फाइल ओपन कर दो। तो जब तक ये वाली स्क्रीन रहेगी जो मैं अपने डॉक्यूमेंट के ऊपर काम कर रहा था वो सारा जो है मैं काम नहीं कर पाऊंगा। तो सिस्टम कॉल भी क्या करती हैं? इसी तरीके से काम करती हैं। अगर यही सिस्टम कॉल मुझे ख़त्म करनी होगी तो मैं क्या दबाऊंगा? एस्केप की दबाऊंगा। जैसे ही मैंने एस्केप की दबाई, वो सिस्टम कॉल से वो सिस्टम कॉल ख़त्म हो गया और मेरा जो दोबारा प्रोग्राम है वो नॉर्मल स्टेट में आ गया। तो इस तरीके से जो है वो सिस्टम कॉल काम करती है, और जो मैंने आपको करके दिखाया यही इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल होता है। तो उसके लिए अगर मान लो जैसे ही अगर मैं स्टेप की बात करूं तो स्टेप किस तरीके से लिए हमने कि जैसे ही जो भी प्रोसेस जो चल रहा होता है उसके टाइम पे एक सर्विस सिस्टम कॉल जो है वो इंटरप्ट करती है। जैसे ही अभी मैंने कंट्रोल ओ दबाया था, और आफ्टर द सिस्टम कॉल इज एग्जीक्यूटेड कर्नल मोड ऑन अ प्रायोरिटी बेसिस। तो जैसे ही हमने क्या किया था, कंट्रोल ओ कर दिया था, तो सबसे पहले प्रायोरिटी ये आ गई कि जब तक ये काम नहीं होगा तब तक जो दूसरा काम जो है वो बिल्कुल भी नहीं होगा। और जैसे ही मैंने एस्केप की दबाई, वंस द सिस्टम कॉल इज ओवर, जो दोबारा एग्जीक्यूशन आ गया है वो इस प्रोग्राम के पास या प्रोसेस के पास आ जाता है। तो ये सारा काम किसके थ्रू होता है? ये सारा काम होता है हमारा सिस्टम कॉल के थ्रू।
फिर इसके बाद बारी आती है कि मुझे सिस्टम कॉल की ज़रूरत पड़ती है तो क्यों पड़ती है। अब जैसे ही मैंने आपको यहाँ पर प्रैक्टिकल करके दिखाया था कि मान लो मुझे कोई भी फाइल जो है ओपन करनी है, पढ़नी है, या उसके अंदर कुछ लिखना है, या फिर उसके अंदर अगर मेरे को कहीं पे वो मैनेज करना है, मान लो इधर उधर से कॉपी पेस्ट करना है, उसके अंदर कोई भी कंटेक्स्ट जो है वो डिलीट करना है, कोई भी फाइल है उसकी नेटवर्क से अपडेट करनी है। अगर मान लो जैसे मैं कोई ब्राउज़र से डेटा उठा के यहाँ कॉपी पेस्ट करता हूँ तो उस टाइम पर भी क्या होगी, एक सिस्टम कॉल जनरेट होगी जिसमें वो नेटवर्क से डेटा उठाएगा। फिर कोई भी मुझे अगर नेटवर्क का कनेक्शन बनाना होता है तो भी सिस्टम कॉल चलती है। अगर मान लो मैं कोई हार्डवेयर प्रिंटर, जैसे ही अगर मैं यहाँ पे अगर कंट्रोल पी की कमांड दे दूँ, तो जैसे ही कंट्रोल पी की कमांड दूंगा तो ये भी क्या होगी, एक सिस्टम कॉल होगी। और जो ये क्या कहती है कि जो भी मैं प्रोसेस कर रहा था, जैसे इससे पिछले वाली फाइल के ऊपर मैं काम कर रहा था, वो ये काम बंद कर देगी और डायरेक्ट जो है इस वाली स्क्रीन पर रहेगी जब तक मैं इसको एस्केप नहीं करता हूँ। तो इस तरीके से क्या होती है, सिस्टम कॉल होती है। और सिस्टम कॉल के बारे में आपका जो भी एग्ज़ाम होता है उसके बारे में पूछा जाता है। अगर आप ऑपरेटिंग सिस्टम भी पढ़ते हो तो उसमें भी ये पूछा जाता है। फिर उसके बाद जो आपसे अगला क्वेश्चन पूछ लिया जाता है टीजीटी या पीजीटी कंप्यूटर साइंस में, या आप ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ रहे होते हो, तो उस टाइम पे ये पूछ लिया जाता है कि टाइप्स ऑफ सिस्टम कॉल क्या होती हैं। तो जैसे ही जितने तरह के हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शन थे, उतने ही तरीके की हमारी जो है सिस्टम कॉल हो सकती है। जैसे प्रोसेस मैनेजमेंट था तो प्रोसेस कंट्रोल के लिए, फाइल मैनेजमेंट के लिए तो फाइल कंट्रोल के लिए, डिवाइस मैनेजमेंट के लिए, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट के लिए, एंड कम्युनिकेशन के लिए। इन सब के लिए हमें क्या चाहिए होती है, इन सब के लिए हमें सिस्टम कॉल की ज़रूरत पड़ती है। फिर उसके बाद जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो सबसे ज़्यादा पूछी जाती हैं वो सिलेक्टेड होती हैं, जो पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, वो मैं आपको अभी बताऊंगा। तो जैसे जो इम्पोर्टेंट सिस्टम कॉल होती है उसमें क्या, जैसे आगे हम सेमाफोर भी पढ़ेंगे, प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन भी पढ़ेंगे, तो उस टाइम पर वेट का बहुत ज़्यादा यूज़ आएगा। तो वेट भी क्या एक सिस्टम कॉल है। वेट सिस्टम कॉल क्या करती है, अब जैसे ही मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि जैसे मैं कंट्रोल ओ करता हूँ, तो जैसे ही मैंने कंट्रोल ओ किया है तो एक सिस्टम कॉल जनरेट हुई है जो फाइल ओपन करवाने के लिए बोल रही है। जब तक ये फाइल ओपन नहीं हुई है तब तक मेरा प्रोसेस जो है वो वेट स्टेट में चला गया है। वेट स्टेट का मतलब है उसके ऊपर कोई काम नहीं हो रहा है, वो ब्लॉक्ड स्टेट में, अभी ये एग्जीक्यूशन नहीं हो रहा है। अभी भी जो भी काम होगा वो इस वाली सिस्टम कॉल के थ्रू होगा, और जैसे ही मैं एस्केप को करूँगा वो वेट ख़त्म होके उस ये वाला जो प्रोसेस था, जो मेरी फाइल है यहाँ पर, ये दोबारा से एग्जीक्यूशन में आ गया है। तो वेट प्रोसेस क्या करता है, वेट प्रोसेस ये करता है जब हमारा कोई भी प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाता है। कि जैसे ही अगर मैं बता दूं कि अभी, तो वेट कॉल क्या करेगी, जब प्रोसेस नीड टू वेट फॉर अनदर प्रोसेस टू कंप्लीट एग्जीक्यूशन, जैसे ही मैंने अपना यहाँ पर आपको ओपन करके दिखाया था, तो तब भी वेट जो है वो अकर हुआ। या फिर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि जिसके अंदर एक पेरेंट प्रोसेस चाइल्ड प्रोसेस को क्रिएट करता है, तो उसके अंदर भी जो है एक वेट का प्रोसेस होता है। एग्जीक्यूशन ऑफ पेरेंट प्रोसेस रिमेन सस्पेंडेड टिल द चाइल्ड प्रोसेस एग्जीक्यूट। तो ये वाला जो होता है वेट का काम होता है। इसको अगर मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊं तो प्रैक्टिकली मैं आपको करके दिखा सकता हूं। ये एक पर्टिकुलर एग्जांपल है। जैसे जब मैं वर्ड पैड ओपन कर देता हूं, तो जैसे ही मैं वर्ड पैड ओपन करूंगा, ओके, यहाँ पर जो था ए आएगा, तो जैसे ही मान लो ये वर्ड पैड जो है मैंने ओपन कर लिया है, तो ये क्या हुआ, एक पेरेंट प्रोसेस हुआ। उसके बीच में अगर मैं जैसे यहाँ पर पेंटिंग ड्रॉ करता हूँ, तो इसने जो है वो MS पेंट खोल लिया है। और इसके अलावा जब मैं जाकर यहाँ काम करूँगा ना, यहाँ कुछ भी टाइप करूँगा तो ये टाइप हो जाएगा। बट ये किसके लिए क्या कर रहा है, इसने जैसे ही मैंने यहाँ पर टाइप किया तो पेंटिंग वाली जो चीज़ है इसने ख़त्म कर दी। अब जैसे ही उसके बाद अगर मैं दोबारा से यहाँ पर पेंटिंग की अगर ओपन कर लेता हूँ, तो ये क्या हुआ, ये बैकग्राउंड में चला गया और ये जो है नया प्रोसेस क्रिएट हो गया। तो ये पेरेंट प्रोसेस हो गया, ये चाइल्ड प्रोसेस हो गया। अब मान लो अब चाइल्ड प्रोसेस के ऊपर अगर मैं कोई भी काम कर देता हूँ, जैसे मैंने ये काम कर रखा है, इसको मैं अब कर देता हूँ सेव और इसको कर देता हूँ बंद। तो जैसे ही मैंने ये प्रोसेस बंद किया, ये वाला सारा का सारा यहाँ पर चला गया। तो इस तरीके से क्या हुआ, एक पेरेंट प्रोसेस जो था ये क्रिएट हुआ, इसके अंदर हमने चाइल्ड के को क्रिएट किया, चाइल्ड के ऊपर हमने काम करने के बाद जब दोबारा उसको बंद किया तो चाइल्ड क्लोज हो गया और दोबारा जो है पेरेंट के पास जो वो सारी एग्जीक्यूशन चली गई। तो ये प्रैक्टिकल
एप्लीकेशन थी इसकी। अगर आप सिस्टम एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वाली चीज़ें आपको कोई बताता नहीं है। तो अगर आपको थोड़ा सा भी अगर चीज़ें याद रखनी है और चीज़ें ध्यान में रखनी है तो क्या से काम होता है, तो एक्चुअल में ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर इसकी जो एग्जीक्यूशन है वो इस तरीके से होती है। इसके अंदर जैसे ही मैंने अब बताया था कि जैसे ही पेरेंट प्रोसेस, अगर चाइल्ड प्रोसेस चलेगा तो पेरेंट प्रोसेस जो वो अपने आप जो है वो वेटिंग स्टेज में चला जाएगा वेट कॉल के थ्रू से। फिर उसके बाद जब बारी आती है जो आपसे अगला सिस्टम कॉल पूछी जाती है वो पूछी जाती है फॉर्क। फॉर्क क्या काम करता है? फॉर्क काम करता है ये प्रोसेस की कॉपी क्रिएट कर देता है। कॉपी किस भी हाफ पर करता है? कॉपी करता है ये पेरेंट और चाइल्ड प्रोसेस के बीच में। अगर मान लो मैं किसी प्रोसेस के ऊपर काम कर रहा था और उसमें मुझे ज़रूरत हुई कि मुझे कोई और काम करना था, तो उसके अंदर ये क्या करेगा, चाइल्ड प्रोसेस जो है वो क्रिएट कर देगा। और जैसे ही जब तक वो चाइल्ड प्रोसेस ख़त्म नहीं होता तो पेरेंट के जो एग्जीक्यूशन है वो सस्पेंडेड रहेगी। इसका एग्जांपल मैं दे सकता हूँ कि मान लो अगर आप कोई भी एडोब फोटोशॉप के ऊपर काम करते हो और उसके अंदर अगर आप किसी चीज़ को क्रॉप करते हो या कोई ऑब्जेक्ट किसी के ऊपर कॉपी पेस्ट करते हो, तो जैसे ही आप पेस्ट करोगे तो जो आपका पेरेंट प्रोसेस था उसके ऊपर जो एक चाइल्ड का प्रोसेस है वो कॉपी हो गया। जब तक आप उसको पेस्ट नहीं करोगे वो तब तक जो है आपकी एग्जीक्यूशन को रोक के रखेगा और वो सारा काम तब तक नहीं होने देगा। फिर आपसे जो अगला क्वेश्चन पूछा जाता है एग्ज़ाम में वो ये आ जाता है कि फोर्क आ जाता है, उसकी वैल्यूज़ पूछ ली जाती हैं कि फोर्क के अंदर पॉजिटिव 0 या नेगेटिव वैल्यू कब आती है, तो ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो उसके अंदर फोर्क के अंदर अगर मान लो नेगेटिव वैल्यू जब आएगी कि जब वो कोई चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट कर रहा था और उससे वो प्रोसेस क्रिएट नहीं हुआ, उस केस में फॉर की वैल्यू क्या आ जाएगी, नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी। फिर उसके बाद अगर मान लो जैसे ही कोई चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट हुआ है, जस्ट क्रिएट हुआ, तो तब तक फॉर क्या करेगा, 0 रिटर्न करेगा। अगर कोई प्रोसेस चाइल्ड प्रोसेस इसने क्रिएट कर दिया है और उसके साथ साथ उसने उसके पेरेंट को इन्फॉर्म करना है, तो वो ये क्या करेगा, ये पॉजिटिव इंटीजर लेगा और जो पॉजिटिव इंटीजर होगा वो क्या होगा, प्रोसेस की आईडी होगी। तो फॉर्क कॉल के बारे में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। अभी रिसेंटली जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं फॉर्क के बारे में पूछा गया, तो ये आपको ये सारी चीज़ें याद जो है करनी वो ज़रूरी है। फिर उसके बाद अगली जो कॉल हमसे पूछी जा सकती है वो ये पूछी जाती है एग्जीक्यूशन कॉल। इसके लिए हम क्या करते हैं, जब कोई भी एग्जीक्यूटेबल फाइल हमें पता है, जैसे ही कोई EXE फाइल होती है जो रनिंग स्टेट में होती है और उसके वो रिप्लेस कर देती है किसी पुरानी एग्जीक्यूटेबल फाइल को, तो उस टाइम पर हमारा जो है एग्जीक्यूट सिस्टम फंक्शन कॉल जो है वो चलती है। इसके अंदर क्या होता है, जो ओरिजिनल प्रोसेस आइडेंटिफायर वो होता है वो सेम रहता है इसके अंदर, जैसे ही बट वो सेम रहेगा और जैसे ही मैंने नया प्रोसेस जो क्रिएट किया है उसका स्टैक का डेटा, हेड का डेटा, वो सारा रिप्लेस हो जाता है नए प्रोसेस के थ्रू। तो ये आपसे पूछ लिया जाता है, ज़्यादा स्ट्रेस देने वाली बात नहीं है। ज़्यादा स्ट्रेस जिसको ऊपर आपने देना है वो है फॉर्क। फिर उसके बाद जो अगली पूछ ली जाती है वो होती है किल। किल हम यूज़ करते हैं जब हमें कोई चीज़ टर्मिनेट करनी हो। तो ये क्या होता है, एक टर्मिनेशन सिग्नल होता है। जब प्रोसेस ये कहता है कि मैं काम पूरा हो चुका है, मैं ख़त्म होना चाहता हूँ, तो प्रोसेस अर्जेस टू एग्जीक्यूट, तो उस टाइम पर जो है किल सिस्टम कॉल चलती है। और इसका मतलब यही नहीं होता कि किलिंग का मतलब प्रोसेस ख़त्म हो गया, उसके अलग अलग मतलब हो सकते हैं अलग अलग सिचुएशन के अकॉर्डिंग। फिर उसके बाद जो अगली सिस्टम कॉल आपसे पूछी जाती है वो है एग्जिट। एग्जिट क्या करती है, जैसे आपका जो प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन है वो पूरी हो गई है, जैसे ही वो पूरा हो गया वो खुद में लास्ट में ये बोल देगा कि एग्जिट कर दो मुझे। इसका मतलब क्या है, वो सिस्टम के रिसोर्सेज यूज़ नहीं करेगा और सारा जितना भी उसने सिस्टम रिसोर्सेज जो यूज़ कर रखे थे उन सब को वो क्या कर देगा, लीव कर देगा। तो ये सब था सिस्टम कॉल के बारे में जो आपसे पूछा जाता है, किस तरीके से क्या क्या क्वेश्चन हो जाएगा। इससे अगली जो मैं वीडियो बना रहा हूँ उसमें ये सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। इससे अगली जो मैं वीडियो बना रहा हूँ उसके अंदर मैंने ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करवा रखी हैं, इसके ऊपर जो MCQ हैं वो भी डाले हुए हैं। और अगली वीडियो में मैं 50 MCQ की बनाने वाला हूँ, जिसके अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम के अलग अलग क्वेश्चन जो हैं एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं वो सारे करवाऊँगा।
तो आप ये वाली वीडियो पूरी देखिए, जो कल मैंने वीडियो डाली थी ऑपरेटिंग सिस्टम की पहली वीडियो, वो भी देखिए। और आप चाहते हैं कि आपका एग्ज़ाम क्लियर हो तो वीडियो को स्किप मत कीजिए, जितना मैं समझा रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिए और समझते रहिए। और बीच में अगर आप चैनल को ऊपर पहली बार आए हैं और वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलें। फिर उसके बाद जब आपसे जनरली कई बार पूछ लिया जाता है, थोड़ा सा अगर चाहता है एग्जामिनर डिटेल में क्वेश्चन बनाना, तो वो आपसे ये पूछ सकता है कि कौन कौन सी सिस्टम कॉल होती हैं, वो किस किस कैटेगरी की होती हैं। तो उसके अंदर जो है मैंने यहाँ पर आपको चार्ट बना रखा है, इस चीज़ को एक बार ध्यान से पढ़ना। जब मैंने सिस्टम कॉल की कैटेगरी बताई थी कि किस किस तरह की सिस्टम कॉल होती हैं, तो उसके अंदर हमने ये सारी चीज़ें डिस्कस की थी। प्रोसेस कंट्रोल, डिवाइस मैनिपुलेशन, फाइल मैनिपुलेशन, इंफॉर्मेशन मेंटेनेंस, कम्युनिकेशन, इन सब की जो है हमारे पास अलग अलग सिस्टम कॉल होती हैं। तो प्रोसेस कंट्रोल में आ जाता है मेरा फॉर्क, एग्जिट, वेट, और विंडोज़ के अंदर उसी को कहा जाता है क्रिएट प्रोसेस, एग्जिट प्रोसेस या वेट फॉर सिग्नल ऑब्जेक्ट। डिवाइस मैनिपुलेशन करनी हो तो रीड राइट होता है, लोकेट करना होता है, तो इसमें सेट कंसोल मोड, रीड कंसोल, राइट कंसोल हो जाता है। फाइल मैनिपुलेशन के लिए मेरे को पता है ओपन, रीड, राइट, क्लोज ये होता है। फिर उसके लिए क्रिएट फाइल, रीड फाइल, राइट फाइल, क्लोज हैंडल विंडोज़ के अंदर होता है। इन्फॉर मेंटेनेंस के लिए होता है गेट PID, अलार्म, स्लीप। फिर इसके अंदर गेट करंट प्रोसेस ID, सेट टाइमर, स्लीप ये होता है। कम्युनिकेशन करनी है, 1 to 1 कम्युनिकेशन करनी है या नेटवर्क के ऊपर करनी है, तो उसके लिए हम पाइप यूज़ करते हैं। SHM ओपन करते हैं, मेमोरी मैप से उसको लोकेट करते हैं। फिर यही चीज़ें मुझे क्या करनी होती, क्रिएट पाइप, क्रिएट फाइल मैपिंग एंड मैप व्यू फाइल जो है वो विंडोज़ के अंदर बनाई जाती है। फिर प्रोटेक्शन के लिए हम CH मोड यूज़ कर सकते हैं, मास्क कर सकते हैं, CH ऑन कर सकते हैं यूनिक्स के अंदर। ये जो कमांड है ये आपको ध्यान रखनी है। ये जनरली यूनिक्स का क्वेश्चन जो पूछा जाता है TGT PGT का, उसमें भी इन CH मोड एंड CH ऑन के बारे में ज़रूर क्वेश्चन आ सकता है। और यही चीज़ विंडोज़ में आती है तो इनिशियलाइज सिक्योरिटी डिस्क्रिप्टर और सेट सिक्योरिटी डिस्क्रिप्टर होता है। तो ये सारा था सिस्टम कॉल के बारे में। सिस्टम कॉल के अंदर से अगर आपके पास क्वेश्चन आता है तो कैसे क्या पूछा जा सकता है, किस तरीके से काम होता है। आई होप आपका कंसेप्ट जो है सिस्टम कॉल को लेके क्लियर हो गया होगा। अगर आपका कोई डाउट है, अगर आपको लगता है कोई चीज़ समझ में नहीं आई, तो कमेंट कीजिएगा, मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी से जल्दी उसको समझा सकूँ। फिर उसके बाद जो हमारा दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो हमसे पूछा जाता है, जिसके बारे में एक क्वेश्चन तो श्योर है कि ये कोई भी कंप्यूटर का एग्ज़ाम हो उसके अंदर ये वाली सारी चीज़ें पूछी जाती हैं, वो आता है प्रोसेस मैनेजमेंट का। प्रोसेस मैनेजमेंट की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कोई भी प्रोसेस क्या होता है। इन जनरल हमें पता है कोई भी प्रोग्राम अंडर एग्जीक्यूशन होता है तो उसको हम प्रोसेस कहते हैं। तो प्रोसेस क्या होता है, एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम। तो कोई भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा वो क्या कहलाएगा, वो प्रोसेस कहलाएगा। इसको और भी सिंपल लैंग्वेज में अगर मेरे से पूछा जाए तो ये क्या हो सकता है, एग्जीक्यूशन यूनिट हो सकती है किसी की भी प्रोग्राम की जब वो चलता है। फिर प्रोसेस की जिम्मेवारी ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे ले सकता है। ऑपरेटिंग सिस्टम हमें क्या करता है, जो प्रोसेस है उसको क्रिएट करता है, बनाता है, शेड्यूल करता है कि उसको कब रन करना है, कब रन नहीं करना है, कब टर्मिनेट हो जाना है। अगर प्रोसेस रन हो रहा है तो उसको किस CPU के थ्रू यूज़ होना है। और फिर उसके बाद जो अभी हमने पढ़ा था कि एक प्रोसेस जो क्रिएट कर दिया जाता है मेन प्रोसेस के साथ साथ, उसको चाइल्ड प्रोसेस कहते हैं। जो प्रोसेस की सारी जानकारी होती है वो किस में रखी जाती है, वो रखी जाती है हमारी प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में रखी जाती है। और उसको अगर मैं कंसिडर करना चाहूँ तो वो क्या हो सकता है, ब्रेन ऑफ प्रोसेस हो सकता है, क्योंकि उसके अंदर उससे रिलेटेड सारी जानकारी जो है वो रखी जाती हैं। PCB के बारे में अभी हम क्या करेंगे और डिटेल में पढ़ेंगे, ये सिर्फ इंट्रोडक्शन के बारे में है। फिर हमसे कई बार पूछ लिया जाता है कि प्रोसेस मैनेजमेंट है तो क्या है। तो प्रोसेस मैनेजमेंट क्या होता है, उसके अंदर अलग अलग टास्क आती हैं जिसमें उस प्रोसेस क्रिएशन से, शेड्यूलिंग से, टर्मिनेशन से, डेडलॉक से हैंडलिंग सारी चीज़ें होती हैं। डेडलॉक क्या होगा ये वाला कंसेप्ट आपसे आगे पूछा जाएगा, आने वाली वीडियोस में एक्सप्लेन करूंगा मैं। और डेडलॉक जो है, डेडलॉक का भी एक जो है
एक क्वेश्चन श्योर है पूछा जाना है एग्ज़ाम में, उसकी भी हमें अलग से तैयारी करनी पड़ेगी और वो मैं आपकी करवाऊंगा। फिर उसके साथ अगर मैं बात करूं कि प्रोसेस मैनेजमेंट है क्या, तो प्रोसेस मैनेजमेंट का मतलब है, हमें पता है कंप्यूटर के अंदर कोई भी प्रोग्राम चलता है तो उसको अलग अलग रिसोर्सेज चाहिए होते हैं। जैसे सीपीयू का टाइम चाहिए होता है, रैम चाहिए होती है, उसको स्टोरेज चाहिए होता है। तो प्रोसेस मैनेजमेंट के अंदर क्या आ जाता है, उन्हीं का एलोकेशन आ जाता है कि वो सारा एलोकेशन किसी प्रोसेस को कैसे मिलेगा। और उसी के साथ साथ अगर मान लो उसकी सिंक्रोनाइजेशन करनी है, दो या तीन प्रोसेस साथ में काम कर रहे हैं, या कोई प्रोसेस है जो इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन कर रहा है, यानी कि दो प्रोसेसर के बीच में कम्युनिकेशन हो रही है, तो उसको भी कैसे मैनेज करना है, वो सारा पार्ट जो आता है वो आता है प्रोसेस मैनेजमेंट के अंदर। जो भी मैनेजमेंट करना है, कल वाली क्लास में भी हमने पढ़ा था, वो सारा काम किसका है, वो सारा काम है हमारा ओएस का। ओएस जो है वो सारी चीज़ें मैनेज करेगा कि कौन सी चीज़ें कहाँ पर हैं, किस तरीके से क्या काम हो रहा है। जितना भी मैनेजमेंट का काम हो गया वो ऑपरेटिंग सिस्टम का है। कल भी हमने यही पढ़ा था कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो मैनेजर होता है, और उसके अंदर साथ साथ में उसमें प्रोसेस शेड्यूलिंग भी हो जाएगा, रिसोर्स एलोकेशन भी। ये सारे काम कौन करेगा, ये सारे काम हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम करेगा। फिर उसके बाद जो प्रोसेस का आर्किटेक्चर पूछा जाता है, ये जनरली क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता है, बट रेयर टू रेयर चांस में अगर आपको प्रोसेस आर्किटेक्चर के बारे में पूछा जाएगा कि प्रोसेस आर्किटेक्चर में क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, क्या क्या कंपोनेंट नहीं होते हैं, तो उस टाइम पर हमें ये वाली इमेज जो है वो याद रखनी है। प्रोसेस आर्किटेक्चर में हमारे पास स्टैक है होता है, हीप होता है, डेटा होता है और टेक्स्ट होता है। तो क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ प्रोसेस आर्किटेक्चर, तो उसमें कोई एक वैल्यू दे देंगे जो इनसे अलग होगी और आपने वो क्या है वो टिक कर देनी है। तो प्रोसेस आर्किटेक्चर में अगर मैं स्टैक की बात करूं, तो स्टैक के अंदर जो भी फंक्शन कॉल होती है, हमें पता है कोई भी रिटर्नेबल होता है, जैसे स्विचिंग का कोई भी वैल्यू होल्ड होती है वो सारी स्टैक के अंदर आती है। फंक्शन के पैरामीटर आते हैं, कोई लोकल वेरिएबल क्रिएट होता है तो वो भी स्टैक के अंदर होता है। हीप जो है वो संभालता है कि सारा जो प्रोसेस हो रहा है उसको कौन सी मेमोरी एलोकेट करनी है, उसकी प्रोसेसिंग किस तरीके से होती है रन टाइम के अंदर। डेटा में जो एक्चुअल वैल्यू है प्रोसेस की, यानी कि उससे रिलेटेड डेटा क्या है, वो सारा आ जाता है। और टेक्स्ट सेक्शन के अंदर आ जाएगा कि उसके ऊपर करंटली एक्टिविटी जो चल रही थी वो कौन सी थी, और जो वैल्यू थी वो उसका क्या करेगा, जो प्रोग्राम काउंटर जो उसका रिप्रेजेंट कर रहा है। प्रोग्राम काउंटर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। प्रोग्राम काउंटर क्या होता है, जो भी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम या सीपीयू जो भी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो एग्जीक्यूट करता है वो सारी प्रोग्राम काउंटर के अंदर स्टोर होती हैं। फिर उसके बाद जो आपसे पूछा जा सकता है वो होता है प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। तो प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक क्या हो गया, जिसके अंदर प्रोसेस के रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है, जिसको मैं क्या कह सकता हूँ कि कंटेक्स्ट ऑफ द प्रोसेस, वो सारी स्टोरेज किस में होगी, वो सारी होंगी प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में। प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक होता है, इसके साथ साथ इसको मैं क्या कह सकते हैं, इसका दूसरा नाम टास्क कंट्रोल ब्लॉक भी हो जाता है। और हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम जो है इसको मैनेज कर सकता है, और वो सारी चीज़ किस तरीके से इसको आइडेंटिफाई करेगा, वो पीसीबी को आइडेंटिफाई करता है प्रोसेस आईडी के नंबर से। और जैसा कि मैंने ये बताया था, इसके अंदर क्या होता है, सारी इन्फॉर्मेशन होती है कि जो भी मेरा जो रनिंग प्रोसेस होता है उसके अंदर क्या वैल्यूज़ हैं, क्या वैल्यूज़ जानी है, अगली जो इंस्ट्रक्शन है वो कौन सी एग्जीक्यूट करनी। फिर जैसे ही हमारा प्रोसेसर किसी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करता है तो पीसीबी के अंदर क्या होती है, वो सारी इन्फॉर्मेशन होती है, और वो सारी इन्फॉर्मेशन उसके रजिस्टर में स्टोर होती है। तो वो क्या करता है, वहाँ से वैल्यू उठाता है, उसको एग्जीक्यूट करता है, और जैसे ही एग्जीक्यूट कर देता है उसके बाद उसको वापस जो है उसी स्टेज में लाके रख देता है। तो जैसे ही उसकी स्टेट ट्रांजिशन होगी वो सारी इन्फॉर्मेशन भी जो होंगी वो पीसीबी के अंदर स्टोर होंगी। तो पीसीबी के अंदर जो जो चीज़ें थी, जैसे मैंने आपको बताया था कि उसको टास्क कंट्रोल ब्लॉक भी कहते हैं। पीसीबी के अंदर जो इन्फॉर्मेशन होल्ड होती है किसी भी प्रोसेस के बारे में, वो होती है प्रोसेस की स्टेट क्या है, प्रोसेस का काउंटर क्या है, सीपीयू रजिस्टर की वैल्यू क्या है, कौन सी उसके ऊपर शेड्यूलिंग एल्गोरिदम लग रही है, उसकी
उसकी मेमोरी मैनेजमेंट, सारी चीज़ें वो क्या होती हैं पीसीबी के अंदर स्टोर होती हैं। साथ साथ में उसने इनपुट आउटपुट किसके साथ करनी है, किस तरीके से काम करना है, वो सारा काम कहाँ पर स्टोर होगा, वो सारा पीसीबी के अंदर स्टोर होगा। तो यहाँ पर ये जो एग्जांपल दे रखा है ये एक प्रोसेस की एट्रीब्यूट्स होते हैं, जिसको मैं क्या कह देता हूँ, जिसको हम कह देते हैं कंटेक्स्ट ऑफ द प्रोसेस। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ कि प्रोसेस स्टेट के अंदर पूछा जाएगा कि वो आपकी कौन सी वाली स्टेट में है, वो न्यू में है, रेडी में है, रनिंग में है, या किसी और स्टेज में है। प्रोग्राम काउंटर के अंदर क्या हो जाएगा, जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस है जो एग्जीक्यूट होनी है प्रोसेस की, वो सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ आएगी, वो सारी प्रोग्राम काउंटर में आएगी। सीपीयू रजिस्टर के अंदर जो उसका एक्यूमुलेटर हो गया, इंडेक्स, जनरल पर्पस रजिस्टर की जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर होगी वो सारी सीपीयू रजिस्टर के अंदर आएगी। शेड्यूलिंग इन्फॉर्मेशन में आएगा कि उसकी प्रायोरिटी क्या रखनी है, किस तरीके से उसको शेड्यूलिंग क्यू में डालना है, और अलग अलग पैरामीटर जो शेड्यूलिंग के लिए चाहिए वो सारी चीज़ें यहाँ पर स्टोर होंगी। फिर अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में है उसका टाइम यूटिलाइज कितना करता है, रियल टाइम है या प्रोसेस जॉब, और प्रोसेस नंबर क्या है उसका, ये सारी चीज़ें उसकी अकाउंटिंग में आती हैं। मेमोरी मैनेजमेंट में आता है कि किस तरीके से उसको मेमोरी में रखना है, बेस और लिमिट रजिस्टर की वैल्यू क्या होनी चाहिए, उसका पेज नंबर क्या है, कौन से सेगमेंट टेबल में वो यूज़ हो रहा है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मेमोरी मैनेजमेंट में आएगी। इनपुट आउटपुट के अंदर आ जाएगा कि कौन सी फाइल उसने ओपन करनी है, कौन से इनपुट आउटपुट डिवाइस यूज़ करने हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपसे पूछ ली जा सकती हैं कि पीसीबी क्या होता है, पीसीबी के अंदर कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं, क्वेश्चन ये बन सकता है। पीसीबी का दूसरा नाम क्या होता है, ये आपका क्वेश्चन बन सकता है। तो ये सारी, और अगर कोई बहुत ज़्यादा डीप डाउन क्वेश्चन पूछता है तो ये पूछा जा सकता है कि पीसीबी के अंदर जैसे सीपीयू रजिस्टर के अंदर क्या क्या इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। ये वाला जो होता है पीसीबी के अंदर कौन सी स्टेट में क्या वैल्यूज़ होंगी, ये हार्ड टाइप के क्वेश्चन हो जाते हैं। अगर एग्ज़ाम लेवल इजी आता है तो इतना डीप में आपसे कोई नहीं पूछेगा, बट अगर हमें टीजीटी और पीजीटी एग्ज़ाम की तैयारी करनी है तो हमें हर एक बात का ध्यान रखना चाहिए। फिर उसके बाद जो अगली चीज़ हमसे पूछी जाती है वो होती है प्रोसेस की स्टेट। ये है मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑपरेटिंग सिस्टम का। कोई भी कंप्यूटर का एग्ज़ाम हो, केवीएस का हो, एनवीएस का हो, डीएसएसबी का हो, टीजीटी का हो, पीजीटी का हो, हरियाणा का हो, राजस्थान का हो, यूपी का हो, उत्तराखंड का हो या यूएस का हो, ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाएगा प्रोसेस स्टेट के बारे में कि प्रोसेस की कौन कौन सी स्टेट होती है, कि प्रोसेस जो भी चलता है वो किस तरीके से चलता है। इस चीज़ को सबसे ध्यान करके सुनना, और मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप साथ में पेपर पेन ले लो और साथ के साथ इसको बनाते चलो। तो प्रोसेस जैसे हमारा होता है उसकी मेन स्टेज होती हैं वो 5 स्टेज होती हैं, जैसे न्यू, रेडी, रनिंग एंड टर्मिनेटेड। बीच में यहाँ पे जो आपको दिखा रहे हैं ये होती है उसकी वेटिंग स्टेज। ये 5 स्टेज होगी, न्यू, रेडी, रनिंग एंड टर्मिनेटेड। इसको रनिंग भी कह देते हैं, एग्जीक्यूशन भी कह देते हैं। किस तरीके से काम करता है ये, मान लो जैसे ही मैंने कोई भी जो है प्रोग्राम के ऊपर डबल क्लिक किया, मैं चाहता हूँ उसको एग्जीक्यूट करे। जैसे मैं कोई भी प्रोग्राम चलाता हूँ, जैसे मेरी कोई भी फाइल थी उसके ऊपर मैंने डबल क्लिक करके उसको ओपन किया है, तो यहाँ से यहाँ तक आने में बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। वो चीज़ें इतनी तेज़ी से हो जाती हैं वो मुझे पता नहीं चलता। क्यों, आज के टाइम पे जो हमारे प्रोसेसर हैं वो बहुत फास्ट हैं, वो सारा काम इतनी जल्दी जल्दी कर देते हैं। बट जैसे मान लो अगर मैंने यहाँ पर कोई भी फाइल है यहाँ पर क्लिक किया है, और कोई भी फाइल अगर मैं ये अगर पीडीएफ की भी अगर ये फाइल खोलता हूँ तो यहाँ से डबल क्लिक करने से, कि मैंने यहाँ पर डबल क्लिक किया और ये मेरे सामने आ गई है, तो यहाँ पर एक प्रोसेस क्रिएट भी हो चुका है, रेडी क्यू में भी जा चुका है और एग्जीक्यूशन तक भी पहुँच चुका है। इतनी जल्दी से काम हो जाता है। बट वो काम किस तरीके से होता है, यानी कि जैसे मैंने किसी के ऊपर डबल क्लिक किया और मेरे सामने आने तक क्या होता है, तो जैसे ही मैं डबल क्लिक करता हूँ तो क्या होता है, एक न्यू प्रोसेस जो है वो क्रिएट हो जाता है।
जैसे ही न्यू प्रोसेस क्रिएट होगा वो क्या उठेगा, मेरी हार्ड डिस्क से उठ के वो वर्चुअल मेमोरी के पास चला जाता है। वर्चुअल मेमोरी से फिर वो आता है रेडी क्यू के अंदर, जिसको मैं रैम कहता हूँ। फिर रैम के अंदर से भी उठ के वो कहाँ चला जाएगा कि वो मान लो सीपीयू के L1 L2 L3 कैशे को क्रॉस करके वो कहाँ आ जाता है, वो रनिंग स्टेज में आ जाता है। रनिंग स्टेज में जैसे ही फिर मैंने उसके बाद उसके क्लोज के ऊपर क्लिक कर दिया तो वो क्या होता है, टर्मिनेशन स्टेज में चला जाता है, वो टर्मिनेट होके वापस चला जाता है। तो प्रोसेस जो है वो इस तरीके से काम करता है। आपने इतनी डिटेल समझनी नहीं है, आपने बस ये याद रखना है कि प्रोसेस की स्टेट कितनी होती है। प्रोसेस की 5 स्टेट होती हैं। न्यू होती है, रेडी होती है, रनिंग होती है, टर्मिनेशन होती है और वेटिंग स्टेज होती है। तो ये सारी थी स्टेज। फिर ये सारा काम होता कैसे है, जैसे ही मैं डबल क्लिक करता हूँ एक प्रोसेस क्रिएट हो जाता है न्यू। फिर जो हमारा लॉन्ग टर्म शेड्यूलर होता है, आपको याद रखना है लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, वो क्या करेगा, जो प्रोग्राम क्रिएट हुआ है उसको रेडी क्यू में लगा देगा। रेडी क्यू में वो सारे प्रोग्राम होते हैं जो मेरा प्रोसेस जो है वो एग्जीक्यूट करना है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक उसने एग्जीक्यूट करना है। फिर जो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर होता है वो उस प्रोग्राम को रेडी क्यू से उठा के प्रोसेसर के पास चला जाता है, जहां पर उसको प्रोसेसर एग्जीक्यूट करता है। जैसे उसकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट होगी वो उसको टर्मिनेट कर देता है। बट जैसे ही कि मान लो जैसे मैंने यहाँ पर ये प्रोग्राम था, ये अभी जो मेरा रनिंग स्टेज में है, और मैं दबा देता हूँ कंट्रोल ओ, तो यहाँ मैंने एक सिस्टम कॉल भी कर ली। सिस्टम कॉल के साथ साथ मैंने क्या कर दिया, एक इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट भी कर दी। तो जैसे ही मैंने उसको ये रिक्वेस्ट की, उस वो क्या करेगा, वो मेरे प्रोग्राम को वेटिंग या ब्लॉक स्टेज में भेज देता है। उसके अंदर जैसे हम जाते हैं, जब तक मैं फाइल ओपन नहीं करता हूं तो वो क्या होता है, सस्पेंडेड स्टेट में हो जाता है। जैसे ही मैंने फाइल कंप्लीट कर दी उसको, अगर इनपुट आउटपुट का एग्जांपल लेके चलूं, जैसे ही फाइल दे दी उसको, वो सस्पेंडेड रेडी से दोबारा रेडी क्यू में आ जाएगा, और जैसे ही वो प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है वो दोबारा रनिंग स्टेज में आ जाता है। तो इस तरीके से जो हमारा प्रोसेस है वो काम करता है कि जैसे ही नया क्रिएट होगा, क्रिएट होते ही लॉन्ग टर्म शेड्यूलर क्या करेगा, उसको रेडी क्यू में डाल देगा। फिर रेडी क्यू से रनिंग तक लेके जाने के लिए हमारा शेड्यूलर होता है, डिस्पैच होता है। वो सारी चीज़ के प्रोसेस किस तरीके से एग्जीक्यूट होगा, किस नंबर पर प्रोसेसर को मिलेगा, उसके लिए सारी शेड्यूलिंग चलती है, जिसके लिए हम सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम यूज़ करते हैं, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। फिर जैसे ही वो यहाँ से रेडी क्यू से सीपीयू के पास एग्जीक्यूशन तक लेके जाने वाला काम किसका है, वो है शॉर्ट टर्म शेड्यूलर का। शॉर्ट टर्म शेड्यूलर उसके साथ काम करेगा। जैसे ही उसकी एग्जीक्यूशन ख़त्म हो जाएगी टर्मिनेशन पे। तो आपने इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। आपसे ये पूछा जाएगा कि लॉन्ग टर्म शेड्यूलर कहाँ होता है, तो वो होता है न्यू और रेडी के बीच में। आपकी न्यू वाली कौन सी मेमोरी के अंदर होता है, ये सेकेंडरी मेमोरी के अंदर कह दो, बट सेकेंडरी की बजाय आप इसको वर्चुअल कहना प्रेफर करना। फिर अगला क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि शॉर्ट टर्म शेड्यूलर क्या होता है। शॉर्ट टर्म शेड्यूलर होता है रेडी और रनिंग स्टेज के बीच में। इसकी स्पीड जो है वो बहुत फास्ट होती है, इसके कंपैरेटिवली स्लो होती है। जैसे ही रनिंग से कोई भी इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट या सिस्टम कॉल आ जाती है, मेरा प्रोसेस जो है वो वेटिंग स्टेज में चला जाता है। वेटिंग स्टेज में जब वो आता है तो वो वेटिंग जैसे ही उसकी कंप्लीट हो जाएगी, मान लो कोई इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट आई थी और इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट कंप्लीट हो गई है, वो दोबारा रेडी में चला जाता है। और वो किसकी मदद से जाएगा, वो जाएगा शॉर्ट टर्म शेड्यूलर की मदद, सॉरी मीडियम टर्म शेड्यूलर की मदद से। तो ये वाला चीज़ है, ये वाली चीज़ें आपको याद रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसके बारे में एक क्वेश्चन तो पक्का है, टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा। फिर उसके बाद जो है ये सारी डिटेल है यहाँ पर, जो वो मैंने अलग से फ़ाइल में बना रखी है। ये वाली फ़ाइल मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर दूँगा। ये एक्चुअल में ऑपरेटिंग सिस्टम के नोट्स है जो मैं बनाने जा रहा हूँ, और ये सिर्फ जो है मेरे टेलीग्राम चैनल पर और जो व्हाट्सएप का ग्रुप है हमारी उसके ऊपर अवेलेबल होंगे, और कहीं पर अवेलेबल नहीं है। ये मैं खुद की फ़ाइलें बना रहा हूँ, सारा काम वहीं से कर रहा हूँ। तो जो 7 स्टेजेस थी
प्रोसेस की वो क्या थी, न्यू, रेडी, वेटिंग, एग्जीक्यूटिंग, ब्लॉक्ड और सस्पेंडेड। तो ये सारी जो है स्टेज हैं, इनके अंदर अलग अलग जो है हमारा जो प्रोसेस है वो काम करता रहता है, और लास्ट में जो स्टेज आती थी वो होती है टर्मिनेटेड। फिर उसके बाद अलग से जो कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है वो ये पूछा जाता है कि इनपुट आउटपुट बाउंड प्रोसेस या सीपीयू बाउंड प्रोसेस कौन से होते हैं। तो कोई भी प्रोसेस जिसका सीपीयू यूटिलाइजेशन ज़्यादा है, यानी कि सीपीयू के ऊपर ज़्यादा काम करेगा, उसको सीपीयू बाउंड प्रोसेस कहते हैं। इसके इरेस्पेक्टिव अगर कोई प्रोसेस है जो ज़्यादा काम इनपुट आउटपुट ऑपरेशन के ऊपर करता है तो उसको इनपुट आउटपुट बाउंड प्रोसेसर कह देते हैं। फिर आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो ये पूछा जा सकता है कि टाइप ऑफ शेड्यूलर कितने हो गए। लॉन्ग टर्म शेड्यूलर जो मैंने बताया था कि वो काम करता है आपकी रेडी स्टेट के बीच में काम करता है, और वो ये डिफाइन करता है कि आपकी डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग क्या होगी। डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग का कहने का मतलब ये है, जब मैंने कल आपको बताया था कि मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम क्यों कौन से होते हैं, वो सिस्टम होते हैं जहाँ पर मेन मेमोरी में एक प्रोसेस से ज़्यादा प्रोसेस होते हैं। तो वो सारा काम लॉन्ग टर्म शेड्यूलर का है कि वो आपकी रेडी क्यू के अंदर कितने प्रोसेस रख सकता है। तो इसी बात की वजह से जो डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग है वो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर जो है वो बनाता है। फिर उसके बाद इसको जो दूसरा नाम दिया जा सकता है वो इसका लॉन्ग टर्म शेड्यूलर भी हो सकता है। फिर जो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर होता है वो कंटेक्स्ट स्विचिंग करता है आपकी। शॉर्ट टर्म क्या हो जाएगा, जो भी मेरा रेडी क्यू से लेके उसको रनिंग स्टेट में लेके जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो कोई भी प्रोसेस हो जाता है तो उसको रेडी टू रन स्टेज में जो है वो मूव करता रहता है, और ये साथ में क्या करेगा, कंटेक्स्ट स्विचिंग करेगा। अब कंटेक्स्ट स्विचिंग क्या होती है, जैसे ही प्रोसेस जो है वो बदलता रहता है रैम के अंदर तो उसको कंटेक्स्ट स्विचिंग कहते हैं। फिर मीडियम टर्म शेड्यूलर या वो क्या करता है, आपका स्वैपिंग टाइम, जो मैंने अभी आपको बताया था कि ये सारे प्रोसेस को स्वैप करता है मेन मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी में, वाइस वर्सा। जैसे ही मेरा प्रोग्राम रनिंग स्टेज में था वो मेन मेमोरी में था, जैसे ही वो सस्पेंड हुआ वो वापस सेकेंडरी मेमोरी में आ गया। सेकेंडरी मेमोरी यहाँ पर जो कही जा रही है वो एक्चुअल में वर्चुअल मेमोरी है आज के टाइम पे। ऐसा नहीं है वो हार्ड डिस्क पे जाकर सेव होता है, वो आपकी वर्चुअल मेमोरी है। फिर उसके बाद जो आपसे पूछा जा सकता है वो ये पूछा जा सकता है कि मल्टी प्रोग्रामिंग थी, तो मल्टी प्रोग्रामिंग कितने तरह की होगी। तो मल्टी प्रोग्रामिंग में भी हमारे पास दो टाइप आ जाती हैं। उसके अंदर एक होती है प्रीएम्प्टिव, जिसके अंदर अगर मान लो कोई भी काम हो रहा था, सीपीयू अगर किसी प्रोसेस को कर रहा था, उसको बीच में रोक देता हूँ मैं। जैसे ही उसकी एग्जीक्यूशन थी, एग्जीक्यूशन मैंने बीच में रोक के किसी दूसरे प्रोसेस को डाल दिया, तो उसको कहते हैं प्रीएम्पशन। और दूसरा क्या होता है कि इसके अंदर मैं कोई भी प्रोसेस है अगर वो सीपीयू के पास एग्जीक्यूशन करने चला जाएगा तो उसको मैं रोक नहीं सकता जब तक वो अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट ना कर ले। तो ये था अभी प्रोसेस मैनेजमेंट के बारे में। अभी प्रोसेस मैनेजमेंट में हमने बस यही पढ़ा है कि उसकी स्टेट कौन सी होती हैं, किस तरीके से काम होता है, पीसीबी हमारी क्या होती है, कौन कौन से इंफॉर्मेशन क्या होती है, एट्रीब्यूट ऑफ द प्रोसेस क्या होते हैं, कंटेक्स्ट ऑफ प्रोसेस क्या होता है, किसी भी प्रोसेस का आर्किटेक्चर क्या होता है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है इसके अंदर डिपेंड करता है, अगर आप गेट का या नेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, अगर आप डीएसएसबी या केवीएस एनवीएस का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और वो इजी तरीके से पूछे जा सकते हैं। इससे अगली क्लास में मैं क्या करवाऊँगा, ये सारे एमसीक्यू हैं, मैं वो सारे एमसीक्यू कराऊँगा आपको। और तो वेट करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जब भी मैं अगली वीडियो डालूँ और आपको इन सब के एमसीक्यू कराऊँ तो ये आपके एमसीक्यू मिस ना हो। और जो भी एमसीक्यू यहाँ पर डाले हुए हैं तो मोर देन 70% चांसेस हैं कि आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें अगर इन टॉपिक से क्वेश्चन आए तो सिर्फ यही आएंगे, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। तो आई होप आपका कंसेप्ट जो है वो क्लियर हुआ होगा। अगर थोड़ी सी कमी रह गई है तो आप
उसको कमेंट करके बताइए। मैं कोशिश करूँगा कि वो चीज़ें आने वाली क्लासेस में आपको बता सकूं। और पढ़ाते टाइम 1-to-1 और ऑनलाइन पढ़ाने में हल्का सा डिफरेंस आता है, क्योंकि यहाँ पर जो है मैं फुल्ली एग्जाम्पल आपको नहीं दे सकता हूँ, वरना क्या हो जाएगा, वीडियो की लेंथ जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी और कई बार हम ऑफ द ट्रैक भी चले जाएंगे। तो आई होप जितना मैंने बताया है आपको समझ में आया होगा और आपकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के हिसाब से वो चीज़ें टू द पॉइंट हैं। उसके अंदर मैं आपको बहुत ज़्यादा सिलेबस कवर अप नहीं करवाऊंगा, जो जर्नली पूछा जाता है सिर्फ वही सारी चीज़ें कवर अप करा रहा हूँ। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कंप्यूटर गुरु हब के साथ जुड़े रहिए, ताकि आपकी जो स्टडी है वो साथ साथ चलती रहे और ज़्यादा से ज़्यादा जो है मैं आपकी हेल्प करा सकूं और फ्री एजुकेशन को जो है हम प्रमोट कर सकें। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू ऑल, थैंक यू फॉर